मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रश्न का संबंध गवर्नर जनरल, वायसराय एवं बंगाल के गवर्नर से है। अभी हाल में कई परीक्षाएं होने वाली है, जिन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न अत्यंत उपयोगी रहेंगे। पहला प्रश्न, सुमेलित युग्म को पहचानें। अब इसमें ए ऑप्शन में है ठगी प्रथा का दमन किसने किया, तो ऑप्शन में दिया हुआ है विलियम बेंटिक, दूसरा है इल्बर्ट बेल रिपन, तीसरा है रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स। अब ऑप्शन डी में है ए, बी और सी तीनों सही है और ई में है ए, बी सही है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, तीनों सही है। पहला ऑप्शन है ठगी प्रथा का दमन किसने किया, तो किसने किया? विलियम बेंटिक ने किया। विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए स्लीमैन को नियुक्त किया था और स्लीमैन ने बेंटिक के काल में ठगी प्रथा की कमर को तोड़ दिया था, लेकिन अंतिम रूप से इसका अंत 1837 ईस्वी में हुआ और 35 तक विलियम बेंटिक का समय था। तो उन्हीं के प्रयास से यहाँ पर ठगी प्रथा का अंत हुआ, अतः ये ऑप्शन ए सही है। इल्बर्ट बिल की बात करें तो इल्बर्ट बिल का संबंध रिपन के समय से है। ये इल्बर्ट जो था वो रिपन के विधि सदस्य था और उसने न्यायिक व्यवस्था में जो एक भेदभाव चला आ रहा था, उसमें जो नस्लवादी बातें थी, उसको उसने समाप्त करते हुए एक बिल प्रस्तुत किया था। किंतु उस बिल का बड़े स्तर पर विरोध हुआ और विरोध करने के बाद अंग्रेजों ने विरोध किया, श्वेत लोगों ने विरोध किया और उसके बाद इसमें एक संशोधन की गई और संशोधन के बाद ज्यूरी सिस्टम ला दिया गया और फिर इल्बर्ट बिल संशोधित रूप में 1884 में पास कर दिया गया। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स के समय में था। रिंग फेंस की नीति है क्या, तो अपने पड़ोसी राज्यों की बॉर्डर को, उसके बाउंड्री को सुरक्षित रखना। तो अपने पड़ोसी राज्य के बाउंड्री को सुरक्षित रखने का अर्थ है एक बफर स्टेट के रूप में उसे बनाए रखना, और बफर स्टेट के रूप में जब हम उसे बनाए रखेंगे तो अपना राज्य सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया। दूसरा प्रश्न है सुमेलित युग्म को पहचाने, और इसमें ए ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, बी में है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, सी में है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन और डी में है ए, बी दोनों सही है और ई में है ए, बी, सी तीनों सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, यानी कि तीनों सही है। इस तीनों सही को देखें अगर, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में आया था और उस समय यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स शासक था और इसी एक्ट के तहत हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो 1858 तक अपना वजूद बनाए रखा। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 ईस्वी में लिटन के समय में आया था। इसी 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के साथ साथ आर्म्स एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की विशेषता अगर देखें तो इसमें स्थानीय भाषा में जो अखबार चल रहे थे उन अखबारों को नियमित करने के, उसको सेंसर लगाने के, उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाने के कोशिश की गई थी, क्योंकि स्थानीय भाषा के अखबार ही राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा था। और इसी वर्ष लिटन ने एक और अधिनियम लाया था जिसे हम लोग आर्म्स एक्ट कहते हैं, जिसके तहत भारतीयों को निहत्था करने का प्रयास किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय आया था, इसे हम हड़प की नीति के नाम से जानते हैं और इस नीति के माध्यम से कई राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। जैसे हम देखते हैं झांसी को, नागपुर को, सतारा को, इन सारे राज्यों को मिला लिया गया ब्रिटिश राज्य में। तो इस तरह से दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो ई हो जाएगा, तीनों इसमें सही है। तीसरा प्रश्न है ब्रिटिश भारत के राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ,
और पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो के समय, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी के समय, तीसरा है लॉर्ड कर्जन के समय, चौथा है लॉर्ड हार्डिंग के समय और पांचवा है रीडिंग के काल में। तो इसका उत्तर हो जाएंगे हार्डिंग के समय में, तीसरा प्रश्न का उत्तर। और हार्डिंग के समय में 1912 ईस्वी में जो भारत की राजधानी कलकत्ता थे वहाँ से इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया। और इसी समय एक बड़ी घटना घटी थी। चांदनी चौक के पास 5 दिसंबर 1912 ईस्वी को जब वायसराय अपना जुलूस निकाल रहे थे तो उन पर बमबारी की गई थी और इसके सूत्रधार थे रास बिहारी बोस, जो उस समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रिय थे और कई जो उस समय के हमारे क्रांतिकारी नेता थे उनको इसके तहत फांसी दिया गया था। तो ये घटना है 1912 ईस्वी का 5 दिसंबर 1912 ईस्वी और हार्डिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। चौथा प्रश्न की बात करें तो निम्न वायसरायों को क्रम में लगाएं, यानी कि काल क्रम की दृष्टि से वायसराय को एक क्रम में लगाना है। ए ऑप्शन है कर्जन, बी में है चेम्सफोर्ड, सी में है हार्डिंग और डी में है इरविन। अगर इसको हम क्रम में लगाएं तो इसका क्रम बन जाएगा आपको बी का अर्थ हुआ चौथा के बी, यानी कि ए, सी, बी और डी। अगर सबका समय देख लें तो अपने आप कालक्रम निर्धारित हो जाएंगे। कर्जन का समय 1899 से लेकर के 1905 तक है। चेम्सफोर्ड का समय 16 से लेकर के यानी 1916 से लेकर के 1921 तक है। हार्डिंग का समय 1910 से लेकर के 1916 तक है और इरविन का समय 1926 से लेकर के 1931 से है तक है। तो इस तरह से कर्जन नंबर 1 पर आ जाएंगे, हार्डिंग नंबर 2 पर, उसके बाद चेम्सफोर्ड नंबर 3 पर और नंबर 4 पर इरविन आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर आपको बी बन जाएंगे। अगला प्रश्न है किसके समय में सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों के लिए किया गया था? और ऑप्शन में है ए में कर्जन, बी में मिंटो, सी में डफरिन और डी में रीडिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी अर्थात मिंटो के समय में। जैसा कि हम लोग जानते हैं मिंटो 1905 से लेकर के 1910 तक भारत का वायसराय रहा, यानी कि गवर्नर जनरल रहा और इसी के समय में 1909 का अधिनियम लाया गया जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है और इसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई जिसे फूट डालो और शासन करो नीति के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं बंगाल विभाजन कर्जन के समय में हुआ, लेकिन जो समाज के विभाजन की बात है, हिंदू मुस्लिम की विभाजन की बात है, वो मिंटो के समय में 1909 के एक्ट के माध्यम से हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से या शासन से किसने की थी? ऑप्शन में है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में तिलक जी, सी में एनी बेसेंट, डी में दादा भाई नौरोजी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की बात अगर हम करें तो ए ऑप्शन हो जाएंगे और गोपाल कृष्ण गोखले बनारस कांग्रेस के उन्होंने अध्यक्षता 1905 ईस्वी में की थी और वहीं उन्होंने कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानते होंगे कि ये कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी के स्थापना संगठन की सोसाइटी की स्थापना की थी और वे बहुत सक्रिय राजनीतिज्ञ थे। 7वां प्रश्न जो है वह है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन में है ए में वारेन हेस्टिंग्स, बी में है बेंटिक, सी में है कर्जन और डी में है ब्लेजली। तो इसके उत्तर हो जाएंगे सी कर्जन। व्यवस्थित रूप से इस विभाग की स्थापना कर्जन के समय में हुई थी और कर्जन ने इसको सभी तरह से व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। तो उत्तर हो जाएंगे कर्जन। कर्जन का समय हम लोग जानते हैं ये 1899 से लेकर के 1905 तक भारत का वायसराय रहा था। अब आते हैं 8वें प्रश्न पर, सुमेलित युग्म को पहचानिए। सुमेलित युग को पहचानिए में अगर देखा जाए तो क्लाइव,
ये बंगाल में दोहरा शासन ए ऑप्शन में है, बी में है चार्ल्स मेटकाफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, ये बी है, सी है बंग भंग और अब इधर है कर्जन। अब ऑप्शन है कि तीनों सही है, चौथा माने अगला डी में है तीनों सही है और उसके बाद ई में है ए और सी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी अर्थात तीनों सही है। इसको अगर हम देखें तो क्लाइव का समय 1758 से 1760 तक था, वह पहला बंगाल का गवर्नर था और इस तरह से हम देखते हैं कि बंगाल में दोहरा शासन इसने ही लागू किया था। ये दोहरा शासन लागू कब हुआ? तो जब बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 ईस्वी में एक संधि हुई थी और उस संधि के तहत यहाँ पर बंगाल की दीवानी अंग्रेज़ों ने ले लिया था और बंगाल के दीवानी के बाद 1765 से लेकर के 72 तक बंगाल में दोहरा शासन लागू रहा और उस समय भी क्लाइव आकर के दोबारा उन्होंने ही यह कार्य किया था, इसलिए इसका उत्तर ए सही है। बी में है चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ का समय अगर देखें तो 1835 से लेकर के 1836 तक वह भारत का गवर्नर जनरल रहा और उसने बेंटिक के काम को आगे बढ़ाते हुए प्रेस पर जितने प्रकार के प्रतिबंध थे उन सभी प्रतिबंधों को हटाया और इसीलिए उसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो मेटकाफ ही उत्तर सही है और सी बंगभंग की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। बंगभंग की बात करें तो 1905 ईस्वी में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था और 7 अगस्त 1905 ईस्वी से इसके विरोध में कार्यक्रम प्रारंभ हो गए कलकत्ता के टाउन हॉल से और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से यह बंगभंग प्रभावी होने वाला था। तो इस तरह से हम देखते हैं इसके प्रभावी होने के पहले से ही विरोध की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और बंगभंग जो है वह भारतीय राजनीति में एक वहाँ से नई चीज़ों की शुरुआत हो गई। राष्ट्रवादी आंदोलन जो है काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। 9वां प्रश्न का पहला है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 ईस्वी में कर्जन के समय में पारित हुआ था, ये सही है। और दूसरा है कि स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक रिपन को माना जाता है और ये दूसरा है। पहला ए ऑप्शन में है दोनों सही है, बी में है दोनों गलत है, सी में है पहला सही है और डी में है दूसरा सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको पहला यानी ए दोनों सही है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 में पारित हुए थे, सही है कर्जन के समय में। और स्थानीय स्वशासन जो है शासन का जनक रिपन को माना जाता है। 1882 ईस्वी में उन्होंने इससे संबंधित एक अधिनियम लाया था और उसी के बाद चीज़ें आगे बढ़ी स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में, तो उसे इसका जनक माना जाता है। अतः दोनों उत्तर सही हैं। अब 10वां में आए तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसने करवाया था या किसके काल में हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सरल प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा मेयो। मेयो के समय में प्रथम जनगणना की बात की गई थी। 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुई, लेकिन व्यवस्थित जनगणना 1881 ईस्वी में रिपन के समय में हुआ था, जिसमें भारत की आबादी 25.5 करोड़ के लगभग में बताई गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रथम जनगणना मेयो के समय में और व्यवस्थित पहला जनगणना 1881 रिपन के समय में हुआ था। अब हम अगला प्रश्न पर आते हैं, 11वां प्रश्न। तो सुमेलित युग्म को पहचाने। पहला है ए में अस्थाई बंदोबस्त और किसके समय में? तो कॉर्नवालिस के समय में। बी में है सहायक संधि, किसके समय में? तो ब्लेजली के समय में। अगला कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में और उत्तर हो जाएंगे इसका तीनों सही है। 11वां प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अगर इसको देखें तो अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के समय में यह हुआ था और कॉर्नवालिस ने 19% क्षेत्र पर, जिसमें मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, ये उड़ीसा, ये सब क्षेत्र थे, उसमें इसने अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। सहायक संधि की बात करें तो ब्लेजली के समय में लाया गया था और सहायक संधि करने वाला पहला राज्य जो था वह आपको हैदराबाद था। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि कौन
कौन कौन राज्य कब सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में, जैसा कि हम लोग जानते हैं 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना मुंबई के एक संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। तो उस समय डफरिन यहाँ के शासक थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर चारों माने डी ऑप्शन होगा और तीनों जो ऑप्शन हैं वो सही हैं, यानी कि तीनों कथन सही है। अब 12वां प्रश्न पर आएं। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति को अपनाया था, यानी कि कुशल और कर्मण्यता की नीति को किसने अपनाया था, प्रश्न यही है। तो इसके उत्तर हो जाएंगे केनिंग पहला ऑप्शन है, बी में है जॉन लॉरेंस, सी में है लॉर्ड लिटन और डी में है लेंसडाउन। तो इसके उत्तर हो जाएंगे बी लॉरेंस। लॉरेंस का समय देखें तो 1863 से लेकर के 1869 तक इसका समय है और उसने अफगानिस्तान के समय संदर्भ में कुशल और कर्मण्यता की नीति को अपनाया था। 13वां प्रश्न, उसमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से संबंधित प्रश्न है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। तो देखिए ए ऑप्शन में है एलनबरो, बी में है डलहौजी, सी में है केनिंग और डी में है हार्डिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा केनिंग और केनिंग ऑप्शन है सी में। तो इस तरह से केनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 ईस्वी को इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को यहाँ पर पारित कर दिया गया, क्रियान्वित कर दिया गया। इसके ड्राफ्ट को डलहौजी ने लाया था, लेकिन यह क्रियान्वित हुआ केनिंग के समय में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इस संदर्भ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बहुत बड़ी भूमिका रही और वे बंगाल के महान समाज सुधारक थे और उनके प्रयास से ही यह अधिनियम पारित हुआ था। अगला 14वां प्रश्न को देखें तो अवध का विलय डलहौजी के समय में कुशासन के आधार पर कर दिया गया। ये पहला ऑप्शन है और यह सही है। और दूसरा है भारत में दास प्रथा की समाप्ति 1843 ईस्वी में एलनबरो के समय में किया गया था और ये भी कथन सही है। तो इस तरह से इसके उत्तर हो जाएंगे दोनों सही है, अर्थात ए उत्तर हो जाएंगे। और ए उत्तर में देखें तो अवध का विलय डलहौजी के समय में किया गया था 56 में और इस समय कुशासन उसका आधार था। उसका आधार न तो युद्ध था न तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स था। और ये प्रश्न में प्रायः छात्र फंस जाते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत अवध का विलय किया गया, ये गलत हो जाएगा। कुशासन के आधार पर उसे विलय किया गया था। और दास प्रथा की समाप्ति के बारे में बातचीत करें तो एलनबरो के समय में संपूर्ण भारत से 1843 में दास प्रथा की समाप्ति हो गई थी, अर्थात अमेरिका से पहले हमारे यहाँ दास प्रथा की समाप्ति हो गई थी। और दासों के निर्यात पर 1789 ईस्वी में ही बंगाल में प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो अगर बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध कब लगे इसकी बात करेंगे तो 1789 होगा, लेकिन पूरे भारत में दास प्रथा की समाप्ति और उनके निर्यात पर प्रतिबंध की बात करेंगे तो उसका उत्तर 1843 होगा। हमारा प्रश्न पर हम लोग आए तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था और इसके तहत सुगौली की संधि हुई थी और सुगौली के संधि के तहत ही भारत और नेपाल की सीमा तय हुई थी और उसमें हम देखते हैं कई सारे हिल स्टेशन भारत के भाग बना था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। अब 16वां प्रश्न का पहला ऑप्शन है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था, यानी कि अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में हुआ था। ये कथन है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम विस्तार डलहौजी के समय में हुआ था। और दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कर्नवालिस के समय में हुआ था। ये दोनों कथन देखें तो सही है, यानी कि 16वां का उत्तर जो हो जाएंगे वो दोनों कथन सही है, ए हो जाएंगे। अगर ब्रिटिश भारत के राज्य विस्तार का
देखें तो डलहौजी के समय में सबसे अधिक विस्तार हुआ और उसके बाद तो राज्य के विस्तार की नीति को त्याग ही दिया गया। 1858 की जो वहाँ से अधिनियम आए थे, उस अधिनियम में मुख्य रूप से यह कहा गया कि अब विस्तार की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। डलहौजी ने युद्ध के माध्यम से पेगो को और पंजाब को मिला लिया था, कुशासन के माध्यम से अवध को मिला लिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के माध्यम से सतारा को 1848 ईस्वी में, जयपुर को 1849 ईस्वी में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 52 में, झांसी को 53 में और नागपुर को 54 में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसने लगभग बहुत सारे राज्यों को, भारतीय राज्यों को, देसी रियासत को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये कॉर्नवालिस के समय में हुआ था और ये 90 से 92 तक की घटना है, 1790 से 1792 तक की घटना है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान के राज्यों को, उसकी शक्ति को तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि उसके बेटा को बंदी बना लिया गया। और हम देखते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टीपू सुल्तान की शक्ति, मैसूर की शक्ति बहुत सीमित हो गई थी। अब 17वां प्रश्न है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसके उत्तर हो जाएंगे कॉर्नवालिस के समय में यह काम हुआ था और कॉर्नवालिस को भारतीय लोक सेवा का जनक कहा जाता है। उसने कलेक्टरों के संदर्भ में, लोक सेवा के संदर्भ में बहुत सारे कार्य को संपादित करने का प्रयास किया, जिससे उसे यह श्रेय दिया जाता है। अब हम 18वां प्रश्न पर आते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, महाभियोग लगाया गया था? तो इसके ए ऑप्शन में है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा में है क्लाइव, तीसरा में है ब्लेजले और चौथा में है जॉन सोल। और इसको अगर हम देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो था उसके समय में उस पर जब यहाँ से वो गया तो उनके कई नीच कार्य हुए थे, कई अनुचित कार्य उन्होंने किया था। अतः 1785 से लेकर के 1788 से लेकर के 1795 के बीच में वहाँ पर इस पर महाभियोग लगाया गया। वर्क उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, किंतु बाद में बातों को रफा दफा करके और इनको मुक्त कर दिया गया और कहा गया कि इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य को वहाँ संपादित किया, अतः इसे इसके माध्यम से बचा लिया जाए, यानी महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अगर हम लोग अगले प्रश्न में विचार विमर्श करें तो 19 का पहला है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। और दूसरा है क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। सी का अर्थ है कि पहला सही है और दूसरा गलत है। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यह सही है। बंगाल का गवर्नर जनरल पहला जो है वो वारेन हेस्टिंग्स था और क्लाइव जो था वो सीधी बंगाल का गवर्नर था। और विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन 1833 के एक्ट के माध्यम से वह भारत का गवर्नर जनरल बना। तो विलियम बेंटिक जो है वो 1833 से पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन 33 के एक्ट आने के बाद वह भारत के गवर्नर के जनरल के रूप में 1833 से लेकर के 35 तक उसने शासन किया। और क्लाइव की जगह पर यहाँ पर अगर वारेन हेस्टिंग्स रहता तो इसका उत्तर सही होता, बल्कि क्लाइव जो है वो बंगाल का गवर्नर था, न कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका उत्तर जो है सो सी होगा। और सहायक संधि करने वाले, अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, सहायक संधि करने वाले सबसे पहला शासक कौन था या किस राज्य से सहायक संधि पहली बार की गई? और इसका उत्तर इसमें ए हो जाएगा, हैदराबाद। और हैदराबाद से सहायक संधि जो है वो 1798 में, मैसूर से 1799 में, अवध से 1801 में और सिंधिया से 1804 में किया गया। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद से किया गया था 1798 में, उत्तर यही हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रमशः आ गया तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे कि मैसूर से 99 में, अवध से 1801 में और सिंधिया से 3-4 में किया गया।
गया था। कौन एकमात्र यहूदी वायसराय, ये अंतिम प्रश्न 21वां प्रश्न है कि कौन एकमात्र यहूदी वायसराय था, और इसका उत्तर हो जाएगा रीडिंग। रीडिंग एकमात्र ऐसा वायसराय था जो यहूदी था और शेष सब अंग्रेज थे। और इनका समय, रीडिंग का समय जो है वो 1921 से लेकर के 1925 तक था। इसी के समय में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। इसी के समय में चोरी चोरा घटना घटी थी और कई कार्य ऐसे हुए थे जो रीडिंग के समय में संपादित हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहूदी वायसराय रीडिंग होगा। कैनिंग, इरविन और कर्जन ये सब अंग्रेज थे। तो आज इतना ही, फिर हम लोग अगले प्रश्न पत्र में विचार विमर्श करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।